हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे कि बिहार के चुनावी समर के अंदर एनडीए गठबंधन को बड़ी सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे किस तरह से एक बार फिर से कांग्रेसी और महागठबंधन के सुपड़ा साफ होने के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर, आपको सारी अपडेट देंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद एनडीए गठबंधन को बड़ी सफलता मिल रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इस बार बिहार के चुनाव में एनडीए गठबंधन की ओर से अकेले भारतीय जनता पार्टी के दम पर एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ रहा है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके अनुसार बिहार के इस चुनाव के अंदर एनडीए गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव जीतने वाला है। दोस्तों, बड़ी जानकारी जो सामने आई है, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही सभी एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की ओर से कराए गए एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के अंदर एनडीए 120 से लेकर 122 सीटें जीतने की स्थिति में आ रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन केवल 71 से 81 सीटों पर पूरी तरह से निपट जाएगा। चिराग पासवान को 12 से लेकर 23 सीटें मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, चिराग पासवान और बीजेपी की सीटें अगर आप देखेंगे तो दोनों मिलकर निर्दलियों के साथ में सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यानी नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री इस बार बिहार के चुनाव में एनडीए गठबंधन के बैनर तले बनने जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस सर्वे में बताया गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी यानी पप्पू यादव की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तकरीबन 19 से लेकर 27 सीटें मिल सकती है और इसीलिए ये बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ एग्जिट पोल है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के बाद जिस तरह से एनडीए गठबंधन के समर्थन में खासकर भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के समर्थन में जनता का जन समर्थन मिला है, उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं विदेश से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी खबरों की तरफ। आपको बताएंगे भारत और चाइना के विवाद के साथ साथ अमेरिका के चुनाव और तमाम तरह के बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार से संदिग्ध नाव के साथ म्यांमार के 12 चालक हिरासत में, जिनको लेकर पूछताछ जारी है। दोस्तों, भारतीय तट रक्षक बल ने शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास म्यांमार के एक संदिग्ध नाव को 12 चालकों के साथ पकड़ा। इन सभी को पूछताछ के लिए पोर्ट ब्लेयर लाया गया है। जानकारी के अनुसार नाव को पहले एक हेलीकॉप्टर के द्वारा देखा गया था और इसके बाद संदेह होने पर इन्हें पकड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये संदिग्ध नाव और ये 12 चालक कहां से और इनके मंसूबे क्या थे दोस्तों आने के, और ये संदिग्ध तरीके से अंडमान निकोबार में घुसे कैसे, इसको लेकर बड़ी जांच चल रही है दोस्तों। और जैसे ही कोई खबर आएगी इनसे जुड़ी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बताएंगे दोस्तों, जिसके लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, वो भी भारी मात्रा में चलते। और बड़ी खबर की और, जहां पर चाइना ने अपने इन मित्र देशों को खराब हथियार बेचकर लगाया है चूना। जी हाँ दोस्तों, चाइना की चालबाजी से भला कौन वाकिफ नहीं है। व्यापार के नाम पर उसने अपने ही मित्र देशों को ठगा है। चीन ने अपने ही मित्र देशों के साथ कई बार खराब हथियार बेचकर विश्वासघात किया है। एक बार फिर उसकी दगाबाजी की पोल खुल गई है। जी हाँ दोस्तों, चाइना जिन्हें अपना मित्र देश बताता है, उनके ही विश्वास को उसने तोड़ा है। अपने देश के खराब हो चुके दोषपूर्ण हथियारों का निर्यात कर चाइना फिर से विवादों के घेरे में है। चाइना विश्व में 5वां सबसे बड़ा हथियार निर्यात करने वाला देश है। उसने अपने मित्र देशों को जो हथियार सप्लाई किए, उनमें से ज्यादातर हथियार खराब पाए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें किस किस देश को सप्लाई किया गया चाइना की तरफ से। बांग्लादेश चाइना ने, आपको बता दें पहला देश है बांग्लादेश, जहां चीन ने 2017 में बांग्लादेश को 1970 में मिंग श्रेणी की 035 जीप पनडुब्बियां बेची थी दोस्तों। साथ ही नेपाल, पाकिस्तान, केन्या, इस तरह के देशों को दोस्तों चाइना ने ठगा है। ऐसे में ये साफ देखा जा रहा है कि उन्हीं देशों को ठगा गया है जो चाइना की जी हजूरी और चाइना के पैरों पर गिरे रहते हैं। इस तरह की इनके साथ अभद्र व्यवहार की गई है दोस्तों, क्योंकि चाइना ने इन पर इतना कर्ज बना रखा है कि ये सारे देश पलटकर चाइना को कुछ कह भी नहीं सकते दोस्तों। और ऐसे में चाइना के पैरों तले इन्हें खराब हथियार ही सही खरीदना ही पड़ेगा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? और अगर आप भी इन देशों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे भारत की तरह बनने का, तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर नेपाल में भड़का विवाद। ओली ने गुपचुप बदला देश का नाम, पार्टी में उठी विरोध की आवाजें। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में अब देश के संवैधानिक नाम को लेकर
लेकर खड़ा हुआ विवाद अब और तीखा हो गया है। कुछ दिन पहले देश के कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी एजेंसियों से कहा था कि वे देश का नाम संघीय लोकतांत्रिक नेपाल गणराज्य की जगह सिर्फ नेपाल लिखें। केपी शर्मा ओली सरकार के इस कदम के पीछे क्या मंशा थी, इसे अब तक साफ नहीं किया गया है, लेकिन अब सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इसको लेकर कड़े सवाल उठाए जाने लगे हैं। संविधान विशेषज्ञों का भी कहना है कि देश का आधिकारिक नाम महज इस तरह के सर्कुलर या कैबिनेट के फैसले से नहीं बदला जा सकता। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच टूटा दोस्ताना, $2 अरब लौटाना पड़ेगा पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में कश्मीर को लेकर पड़ी दरार और गहरी होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर को लेकर सऊदी अरब को चुनौती दे डाली थी। कुरैशी की टिप्पणी से नाराज सऊदी को मनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख कमर बाजवा को भी भेजा था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगले महीने सऊदी अरब को $2 अरब का कर्ज लौटाना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान हर तरफ से मार खाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या बयानबाजी होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो हाइब्रिड युद्ध के लिए तैयार रहे सेना। जी हाँ दोस्तों, IAF चीफ भदौरिया जी की तरफ से ये बड़ा बयान आया है दोस्तों। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि देश के सशस्त्र बलों को कई मोर्चों से एक साथ निकलने वाले खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको बता दें, ये जो युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही है, जहाँ पर दोस्तों चाइना से जुड़े तनाव के बीच इनका साफ इशारा चीनी सेना की तरफ था दोस्तों, जहाँ पर इन्होंने चाइना को कभी भी उसके गलतियों का जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेनाओं को तैयार रहने की बात की है दोस्तों। और कहा है कि किसी भी समय, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारी भारतीय सेना हाइब्रिड युद्ध के लिए तैयार रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों चाइना को लेकर। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चाइना आगे से क्या गलत कदम उठाता है दोस्तों, जिसको लेकर भारत इस बार उसको नहीं छोड़ने वाला। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीनी सेना को रोकने के लिए ताइवान ने समुद्री तटों पर लगाए एंटी लैंडिंग स्पाइक। जी हाँ दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच पिछले कुछ समय से तनाव जारी है। ताइवान की तरफ से बार बार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चाइना उस पर कभी भी हमला कर सकता है। इसी बीच ताइवान ने चौंकाने वाला कदम उठाया है। ताइवान ने अपने समुद्री तटों पर एंटी लैंडिंग स्पाइक लगा दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ताइवान ने ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया है। दरअसल एंटी लैंडिंग स्पाइक एक तरह से लोहे की नुकीली छड़ें होती हैं। ताइवान ने इन एंटी लैंडिंग स्पाइक को किनमैन द्वीप के समुद्री तटों पर लगाया है, जिससे कि चीनी सेना समुद्री रास्ते से वहां ना पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से कीलों की तरह दिखने वाले ये स्पाइक्स समुद्री तटों पर लगाए गए हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ताइवान सही कदम उठा रहा है और अन्य देशों को भी मिलकर ताइवान की मदद करनी चाहिए, और जब कभी चाइना ताइवान पर हमला करे तो अन्य देशों को भी मिलकर के ताइवान के साथ चाइना पर हमला करना चाहिए। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो कोरोना काल में इसरो ने रच दिया इतिहास, अंतरिक्ष में फिट होगी भारत की तीसरी बड़ी आंख। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 2020 का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। कोरोना काल और अनलॉक के इस दौर की लॉन्चिंग के जरिए इतिहास रच दिया गया। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुए लॉन्च में रॉकेट PSLV-C49 भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा 9 विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट भी साथ लेकर गया है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि अमित शाह ने EOS-01 और 9 अन्य उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारत के नवीनतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-01 और ग्राहकों के 9 अन्य उपग्रहों को सफल
प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को और देश के अंतरिक्ष उद्योग जगत को बधाई दी तथा कहा कि भारत को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी अपने भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में उनको बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों। बधाई हो इसरो लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आपका भी भारत के प्रति और भारत के साइंटिस्टों के प्रति प्रेम भाव है तो। चलते एक और बड़ी खबर की ओर जहां सीआर है नवाज शरीफ पाकिस्तान फौज में भड़काना चाहते हैं बगावत, ऐसा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है। दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने PMLN के सुप्रीमो नवाज शरीफ को सीआर बताते हुए कहा कि वो फौज पर मुल्क की सियासत में शामिल होने का आरोप लगाकर और सैन्य और ISI के नेतृत्व में बदलाव की मांग कर सेना में बगावत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के 3 बार के प्रमुख प्रधानमंत्री 70 वर्षीय शरीफ फिलहाल लंदन में हैं और उन्होंने पिछले महीने सीधे तौर पर सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर खान की जीत सुनिश्चित करने के लिए 2018 के आम चुनाव में दखल अंदाजी का आरोप लगाया था। ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि शरीफ बहुत ही शरीफ हैं और इस पर बेबुनियाद इमरान खान की सरकार आरोप लगा रही है और दोस्तों इमरान सरकार को लग रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सारी पोल खोल रहे हैं और इमरान खान का बड़ा खुलासा कर रहे हैं, इसकी वजह से ही पाकिस्तान के ये आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सहमे हुए हैं और उल्टा पलटवार नवाज शरीफ पर किया जा रहा है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में दोस्तों आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में 2 बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और खबर की ओर चले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद पर ना करे गलत दावा, अन्यथा क्योंकि अभी तो कानूनी कार्यवाही शुरू हुई है। जी हाँ दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को गलत तरीके से राष्ट्रपति पद का दावा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि जो बाइडेन को राष्ट्रपति के कार्यालय पर गलत दावा नहीं करना चाहिए, मैं भी वो दावा कर सकता था, कानूनी कार्यवाही अभी शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो बाइडेन को पलटकर वापस डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाते हैं या फिर चुनाव दोबारा से होता है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कितनी मानी जाती है। ऐसे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या अमेरिका के चुनाव में धांधली सच में हुई है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं? अगर आप भी डोनाल्ड ट्रंप की बात का सपोर्ट करते हैं तो जरूर बताइएगा दोस्तों लिख कर। एक और खबर की ओर चले तो राष्ट्रपति बनने से सबसे पहले ये काम करेंगे जो बाइडेन, किया सबसे बड़ा ऐलान। बता दें आपको कि अमेरिकी चुनाव में जीत को आश्वस्त राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी सीनेटर कमला हैरिस ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर तवज्जो देने का काम शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में एक और खबर की माने तो न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी की न्यायिक रिमांड पर पुनर्विचार, पुलिस की याचिका पर 9 नवंबर को होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की पुलिस हिरासत के बजाय न्यायिक रिमांड के मैजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिका पर रायगढ़ जिले के अलीबाग में सेशन कोर्ट 9 नवंबर को सुनवाई करेगी। अलीबाग में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। अदालत को सूचित किया गया था कि बम्बई हाई कोर्ट इस समय मामले में गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों फिरोज शेख और शेख तथा नितेश शारदा की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्नब गोस्वामी को जबरदस्ती फंसाया गया है और तत्काल प्रभाव से अर्नब गोस्वामी को रिहा कर देना चाहिए, वो भी बाइज्जत रिहा करना होगा? तो आप भी कमेंट सेक्शन में अर्नब गोस्वामी को लेकर, अर्नब गोस्वामी की रिहाई को लेकर 2 बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग सपोर्ट में हैं और कितने नहीं। एक और खबर की माने तो भगवान राम का जिक्र करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दिया दिवाली का खास संदेश। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस महामारी के बीच दिवाली का खास संदेश दिया है। जॉनसन ने कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि आगे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे देश भर के लोगों के संकल्प और अच्छी समझ पर भरोसा है और हम मिलकर इस वायरस से निपटेंगे। जैसे दिवाली हमें सिखाती है कि अंधेरे पर रोशनी की जीत, बुराई पर अच्छाई और ज्ञान पर अज्ञानता की जीत, उसी तरह हम भी विजय
विजयी होकर अपने घर लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवाली की बधाई दी है दोस्तों, इस तरह की बातें कहकर आप भी उनको धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा पीएम जॉनसन को। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो उपचुनाव एग्जिट पोल लेकर बड़ी खबर, जहां पर यूपी में योगी का दबदबा बरकरार, गुजरात में 8 में से 1 ही सीट बचा पाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों की खाली पड़ी विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 7 सीटों और गुजरात की 8 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों का परिणाम भी 10 नवंबर को सामने आएगा, लेकिन इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने उन सीटों पर भी लोगों का मिजाज जानने के लिए एग्जिट पोल किया था। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के परिणामों के मुताबिक यूपी के चुनावी सेमीफाइनल में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 से 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 1 से 2 विधानसभा सीट पर ही जीत हासिल कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वोट शेयर की बात करें तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 37% वोट हासिल हुए, जबकि राज्य की दूसरे सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को 27% ही वोट मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यूपी के इस एग्जिट पोल का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, और आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये योगी जी ही जीतने वाले इस उपचुनाव में भी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो आईपीएल 2020 को लेकर बड़ी खबर, जहां विराट कोहली जैसा आईपीएल में और कोई कप्तान नहीं, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा। जी हाँ दोस्तों, और क्या कहा उन्होंने बता दें आपको। भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तानों में शुमार विराट कोहली का आईपीएल सफर ज्यादा खास नहीं रहा है। न सिर्फ यूएई में खेला जा रहा आईपीएल 2020 बल्कि इससे पहले के सीजन भी आरबीसी टीम के लिए ज्यादा खुश खास नहीं रहा। दुनिया के बेस्ट प्लेयर से सजी हुई रहने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम अभी तक आईपीएल का फाइनल खिताब नहीं जीत सकी है। इस सीजन भी विराट कोहली की अगुवाई में आरबीसी टीम का प्रदर्शन अंत में फिर खराब होने लगा और टीम प्लेऑफ में हैदराबाद के हाथों हार कर बाहर हो गई। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर विराट कोहली की कप्तानी पर खूब बरसे हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर वो शीर्ष पर रहते तो विराट कोहली को कप्तानी से हटा देते। इस तरह की बातें कही गई है दोस्तों, आपको क्या लगता है? और विराट कोहली कप्तानी हटने से लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, मानसिक तनाव बढ़ा, हो सकती है डायलिसिस। जी हाँ दोस्तों, रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की तबीयत में अचानक गिरावट आई है। डायबिटीज के मरीज होने के कारण उनके क्रिएटिनिन लेवल में अचानक वृद्धि हुई है। रिम्स में लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद के मुताबिक अगर उनके स्वास्थ्य में ऐसे ही गिरावट जारी रही तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। रिम्स प्रबंधन की तरफ से इसकी जानकारी हाईकोर्ट को भी दी गई है। हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से लालू यादव के स्वास्थ्य पर रिपोर्ट मांगी थी। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां यूपी के गरीब छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर दोस्तों, जहां छात्रवृत्ति वितरण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के खिलाफ अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सरकारी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि का वितरण किए जाने पर लगी रोक हटा ली गई है। वित्त विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को ये बड़ी सुविधा अब मिल सकेगी, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2020 से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में बरकरार रहेगी शिवराज का ताज, लेकिन कांग्रेस के लिए होगा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे तो 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल से भाजपा को राहत मिली है। इसके नतीजों के अनुसार प्रदेश में भाजपा की सरकार बरकरार रहेगी, कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाएगा। एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा में उत्साह है तो कांग्रेस ने इसे अविश्वसनीय बताया है। आपको बता दें कि आज तक न्यूज चैनल के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 16 से 18 तो कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिल रही हैं। अनुमान ये जताया जा रहा है कि भाजपा को करीब 46 तो कांग्रेस को करीब 43% वोट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पक्की बात तो चुनावी रिजल्ट में ही पता लगेगा, लेकिन इस एग्जिट पोल का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो मोहन भागवत बोले समाज परिवर्तन
परिवर्तन सरकार के भरोसे संभव नहीं। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्षेत्रीय बैठक में सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने कहा कि समाज परिवर्तन सरकार के भरोसे संभव ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इनकी बात का समर्थन करते हैं हाँ या ना, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अयोध्या में एक साथ 5.5 लाख दिए जलाकर मनेगा दीपोत्सव, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर विराजमान राम लला के दरबार में दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार दीपोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने यहां बताया कि विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि दीपोत्सव 11, 12 और 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस दीपोत्सव में अयोध्या जाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, देखेंगे आपके भी कमेंट। एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी 9 नवंबर को वाराणसी में करेंगे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 9 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी सुबह 10:30 बजे वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 614 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पीएम स्वनिधि योजना से सड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वाले गरीब लोगों को शीघ्र दिया जाए 10,000 रुपए का ऋण। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुख्य सचिव का कहना है। एक और खबर की माने तो देश के सबसे बड़े बैंक ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, इग्नोर करना भारी पड़ सकता है आप लोगों को। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बैंकिंग से जुड़े नियमों और अपनी सेवाओं में परिवर्तन करता रहता है। इसी कड़ी में अब एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग को पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। इस वजह से 8 नवंबर को ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई योनो और योनो लाइट सर्विसेज का इस्तेमाल करने में परेशानी आ सकती है। इस बारे में खुद एसबीआई ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्त? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल